चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ रहे हैं एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के लिए कोर्स, एंड आज हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 11। एंड लेक्चर नंबर 11 का मतलब होता है लेक्चर नंबर 1 2 3 ऐसे करते करते 10 लेक्चर्स हमारे पहले कंप्लीट हो चुके हैं। एंड हम लोग आपसे ये आशा करते हैं कि आपने इन 10 लेक्चर्स के नोट्स जो है आपके पूरे के पूरे कंप्लीट होंगे, एंड ये 10 लेक्चर्स जो है आपके वेल रिवाइज्ड भी जो है आपके पास यहाँ पे होंगे। यस सर, ये है क्या है, ये हमारी क्लास के कुछ नियम प्लस कायदे प्लस कानून है कि आपको प्रीवियस लेक्चर्स को जो है कम से कम 3 बार देखना होता है ताकि आपके सब्जेक्ट का रिटेंशन बेहतर अच्छे हो सके। रेगुलरली आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है, आप चाहे तो द हिंदू या फिर इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। एंड न्यूज़पेपर में न्यूज़ वही पढ़नी है जिसका स्टैटिक पोर्शन आपका कंप्लीट हो सके। रेगुलरली आपके पास यहाँ पे डाउट सेशंस होंगे, तो आप डाउट जो है वो लिख करके रख सकते हो या फिर आप एक बार जो है वो पूछ भी सकते हो। मेंटेन करके रखना है डेकोरम एंड डिसिप्लिन द क्लास। अगर आप किसी तरह का कोई भी फाउल कमेंट करते हो तो उसे टॉलरेट नहीं किया जाएगा, एंड आपको स्ट्रेट अवे जो है यहाँ से ब्लॉक कर दिया जाएगा। क्लास के अंदर आप लेट आते हो तो इससे आपकी ही सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग इंपैक्ट होगी, तो इस वजह से आपको मेंटेन करना है पंक्चुअलिटी को। द मीडियम ऑफ द टीचिंग विल बी बायलिंगुअल, हिंदी और इंग्लिश में दोनों ही लैंग्वेज के अंदर जो है हमारी तरफ से कोशिश रहेगी कि आपको टॉपिक जो है वो समझा दिया जाए। बट फिर भी अगर आपको टॉपिक समझ में नहीं आता है तो आप लोग बाद में जो है वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्लास के बाद में, बट ये इंसिस्ट नहीं करना है कि मेरे को तो मेरी पर्टिकुलर लैंग्वेज में ही समझाइए। प्लीज कीप योर माइक ऑफ, कैमरा ऑन। ये भी रिक्वेस्टिंग मोड में है, बाद में जो है हम आपसे ऑन करवाएंगे इसको। बट जब कभी भी डिस्कशन की जरूरत हो तो उस टाइम आपको अपना माइक जो है वो भी ऑन करना है, एंड कवर करना है आपको बैकलाइट के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं हमारी वेबसाइट के ऊपर जाकर के। तो स्ट्रेट अवे जो है हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सर हमने एनवायरमेंट में कितना पढ़ लिया? हमने एनवायरमेंट में कितना पढ़ लिया? यस सर। So far we have studied about all the national parks of India. Yes sir. And while we were studying about national parks of India, we have also studied about the species available. Yes sir. We have studied about the flora and fauna available. We have studied about इनसे associated जितने भी mountains हैं, जितने भी associated rivers हैं, all these have been covered while we were studying about the national parks. सर उसके बाद क्या किया? जैसे ही हमारे नेशनल पार्क खत्म हो गए थे उसके बाद यहाँ पर हमने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को भी मैप कर लिया था। जितना हो सके वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को भी जो हम लोगों ने मैप कर लिया था। उसके बाद हम लोग चले थे बायोस्फीयर रिजर्व की तरफ, एंड हमने बायोस्फीयर रिजर्व की मैपिंग करी थी। यहीं पे साथ साथ हमने लोगों ने टाइगर रिजर्व को भी देख रखा है। तो ये सारी की सारी चीजें जो है हम लोगों ने पढ़ ली है। सर इसके बाद क्या बचता है? इसके बाद हमारे और भी आगे टॉपिक्स जो है बचते हैं जिसमें थोड़ी बहुत मैपिंग हमारी चलती है। तो सर ये मैपिंग का कोर्स और कितना चलेगा? मैपिंग में अभी हमको जैसे आज की क्लास लगेगी और इसके बाद 2 क्लासेस अभी और लगेगी, 2 या 3 क्लासेस आपकी जो है वो और लगेगी, यानी यानी नेक्स्ट वीक जो है आपका मैपिंग का जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। एंड उसके बाद जो है हम लोग चलेंगे इकोलॉजी पढ़ने के लिए। क्लियर? तो अभी जो हम लोग एनवायरमेंट से रिलेटेड मैपिंग कर रहे हैं, इसकी आज की क्लास है और उसके बाद 2 क्लासेस आपके पास यहाँ पे और होगी इसकी। चलो सर, वेल एंड गुड। तो 3 क्लासेस, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब नेक्स्ट वीक तक जितना हमने स्टार्ट किया है ना, उस दिन से लगा करके अभी तक की जितनी मैपिंग है वो सारी की सारी, अगर कोई मान लो आज से ज्वाइन कर रहा है तो पिछले लेक्चर्स भी उसके कंप्लीट कर लेना, ये आपका टारगेट होना चाहिए। यानी यानी नेक्स्ट संडे तक ये सारे लेक्चर्स आपके कंप्लीट हो जाने चाहिए। करीब जैसे आज 11th लेक्चर है, उसके बाद 12, 13 और 14 में भी 3 लेक्चर्स आपके और लगेंगे बस। तो 14 लेक्चर 14 लेक्चर्स का काम है जिसमें आपका एनवायरमेंट से रिलेटेड कोर्स की पूरी मैपिंग जो है वो हो जाती है। यस सर। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स के बारे में। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। तो नेक्स्ट जो आपकी हेडिंग हो जाएगी वो आपके पास हो जाएगी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। तो सबसे पहला सवाल, सर ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हमें बताता कौन है? ये आपको बताता है भाई कंजर्वेशन इंटरनेशनल। तो एक बॉडी होती है इंटरनेशनली, ठीक है, नाम आपके पास होता है कंजर्वेशन इंटरनेशनल। अब सर ये कंजर्वेशन इंटरनेशनल क्या है, ये क्या करता है, इसके क्या क्या काम है, इसकी और भी सब बॉडीज कौन सी है, वो जब हम इंटरनेशनल बॉडीज के बारे में पढ़ेंगे जो कि एनवायरमेंट के लिए, क्लाइमेट चेंज के लिए और इन सब के लिए काम कर रही है, तब हम उसको पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए बस ध्यान रखो कि कंजर्वेशन इंटरनेशनल जो है वो आपको डिक्लेयर करता है कि कोई भी रीजन जो है आपके पास बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है या नहीं है, और इसके बारे में जानकारी देता है। तो सर किस रीजन को जो है हम लोग बायोडाइवर्सिटी हम लोग हॉटस्पॉट जो है हम लोग बोलेंगे? ऐसा कोई भी आपके पास रीजन, ठीक है, ऐसा कोई भी आपके पास रीजन जहां पर आपको हाई लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी मिलती है। क्या मिलती है? हाई लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी मिलती है। बट सिर्फ बायोडाइवर्सिटी का मिलना ही नहीं, अगर आप लोग वहां पे देखोगे तो बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से वहां पर उस बायोडाइवर्सिटी का एक मैसिव डिस्ट्रक्शन भी देखने को मिलता है। एक मैसिव डिस्ट्रक्शन भी आपको देखने को मिलता है।
तो ऐसे प्लेसेस को हम लोग बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। तो क्या क्या चीजें आपको याद रखने की हो गई सर? अभी तक सबसे पहला मुझे याद रखना है कि कंजर्वेशन इंटरनेशनल ये क्या करता है, ये बताता है कि कोई भी रीजन मेरे पास बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट होगा या नहीं होगा। दूसरी चीज क्या बताई गई, दूसरी चीज हमें देखनी है डेफिनेशन कि हम लोग एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट किस रीजन को बोलते हैं। तो ऐसा रीजन जहां पर हमको हाई लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी मिलती है। ठीक है, ये समझने की बात है, बाकी कंप्लीट डेफिनेशन आपके पास लिखी हुई है यहाँ पे मैं नोट्स में। तो हाई लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी मिलती है, बट यहाँ पर इस बायोडाइवर्सिटी का मैसिव डिस्ट्रक्शन भी देखने को मिलता है ना, मैसिव डिस्ट्रक्शन भी देखने को मिलता है। और ये डिस्ट्रक्शन किसकी वजह से होगा, ये डिस्ट्रक्शन आपके पास होगा बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। अगर ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से इस तरीके का मैसिव डिस्ट्रक्शन आपको देखने को मिला हुआ है, तो ऐसे रीजन को जो हम लोग बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के बारे में मानते हैं। भाई हॉटस्पॉट नाम आप लोगों ने आज तक 2 ही बार सुना होगा। एक बार तो आपसे सुना होगा जब कोई आपसे इंटरनेट के लिए मांगता रहता है कि यार थोड़ा सा हॉटस्पॉट दे देना, है ना। एक तो वो आपके पास हॉटस्पॉट होता है, और एक हॉटस्पॉट आपके पास ये होता है जिसमें मैसिव डिस्ट्रक्शन कोई चीज आपके पास हो रखी है, जिसके ऊपर अब बहुत ज्यादा ही आपको ध्यान देने की जो है वो जरूरत पड़ गई है। यस, तो ऐसे रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे रीजन को हम लोग बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। तो सर ये कॉन्सेप्ट ना आया कहाँ से, ऐसा कंसेप्ट किसने दे दिया कि भैया ऐसा भी कोई रीजन हो सकता है जिसके ऊपर मतलब हम लोगों को बहुत ही ज्यादा ध्यान जो है वो देने की जरूरत पड़ जाएगी। तो 1988 का वक्त था, एंड एक दिन एक इंसान जाग गया। सर एक इंसान जाग गया, हाँ एक इंसान जाग गया। नाम था उनका नॉर्मन मेयर। तो नॉर्मन मेयर जो है 1988 में जागे और उन्होंने कहा कि हमको जो है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के ऊपर ध्यान देना चाहिए। एंड उन्होंने जो है ये टर्म दे दी, उन्होंने जो ये कंसेप्ट दे दिया जिसे हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। तो सर क्या इंडिया में ऐसी जगह है? हाँ, अगर आप इंडिया में देखोगे तो इंडिया जो है हमारे पास यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी भी बहुत है। सर इंडिया के पास बायोडाइवर्सिटी इतनी क्यों है? आप अगर इंडिया की जियोग्राफिक लोकेशंस देखते हो, इंडिया की टोपोग्राफी को देखते हो, इंडिया की जियोग्राफी को समझते हो, तो आपको पता चलता है कि हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है। एंड डाइवर्सिटी भी ऐसे नहीं, बहुत मतलब मैसिव। आप देखोगे तो कश्मीर में कुछ चीजें मिलेगी, कन्याकुमारी में कुछ चीजें मिलेगी, आप देखो तो राजस्थान में कुछ चीजें मिलेगी, आप देखोगे तो नागालैंड में आपको कुछ और ही चीजें मिलती है। तो यहाँ पे डाइवर्सिटी जो है हमारे पास यहाँ पे बहुत ज्यादा चीजें हो जाती है, और इसीलिए आप देखोगे तो बायोडाइवर्सिटी के हॉटस्पॉट्स भी हमारे पास है। अच्छा, बायोडाइवर्सिटी से आपको ये भी चीजें समझनी होती है कि बायोडाइवर्सिटी कभी कोई छोटा सा रीजन नहीं होता है ना। भाई अगर हम बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट को देखें तो इट विल नॉट बी अ स्मॉलर रीजन कि सर मेरे डिस्ट्रिक्ट में बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है क्या, नहीं, आपके स्टेट उससे भी बड़ा, इतने बड़े बड़े रीजन होते हैं जिनको हम लोग उस बायोडाइवर्सिटी की, भाई उस पूरे एरिया की डाइवर्सिटी को हमको क्या करना है, कंजर्व करके जो है वो रखना है। तो ये चीजें आपके पास होती हैं। इंडिया में भी अगर हम लोग देखें तो हमारे पास 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं। ठीक है, इंडिया में अगर आप देखते हो तो हमें 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जो है वो मिल जाते हैं। सर 4 बायोडाइवर्सिटी के हॉटस्पॉट कौन कौन से हो जाएंगे? तो देखो, अगर एक इंडिया का रफ मैप अगर हम लोग लें तो कुछ इस तरीके का हम लोगों को जो है वो मैपिंग देखने को मिलती है। यस सर, ठीक है। इस पूरे रीजन में अगर मैं देखूं तो एक तो हमारे पास ये वाला रीजन आ जाता है। यस सर। एक आपके पास वेस्टर्न घाट का ये वाला रीजन आपके पास आ जाता है। यस सर। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो ये पूरा का पूरा रीजन आपके पास आ जाता है, और ये रीजन आगे की तरफ एक्सटेंड करता है। ये रीजन जो अगर आप देखोगे तो आगे की तरफ पूरा का पूरा जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज हैं, आगे तक पूरा का पूरा रीजन आपके पास एक्सटेंड करता है। तो हमारे पास 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स होंगे। अगर आपको ये मैप याद रहेगा तो आप उन पूरे रीजन को भी आप याद रख लोगे कि सर कौन कौन सा एरिया है जिसको कि हम लोग जो है वो हमारे हॉटस्पॉट्स में मानते हैं। जैसे पहला अगर आप देखोगे तो द हिमालयाज। ठीक है, हिमालयाज आपके पास यहाँ पे एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के तौर के ऊपर आता है। इसी तरीके से अगर हम देखें तो इंडो बर्मा रीजन, जो इंडो बर्मा रीजन है वो भी आपके पास एक हॉटस्पॉट की तरह जो आपके पास आएगा, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। नेक्स्ट वेस्टर्न घाट, एंड चौथा एरिया आपके पास होता है जिसको हम बोलते हैं सुंडा लैंड। सर ये सुंडा लैंड अब कौन सा एरिया आ गया? सुंडा लैंड अगर आप देखते हो तो इधर से पूरा ये जो ईस्टर्न में इधर से जो पूरा जो एक्सटेंडेड आपके पास जो एशिया का जो ईस्टर्न आपके पास पार्ट मिलता है वो आपके पास सुंडा सुंडा लैंड जो है आपके पास एरिया हो जाता है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा हमारे पास ये पूरा का पूरा जो आपको बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स मिलता है। तो 4 चीजें आपको याद रखनी है। क्या क्या याद रखना है? सबसे पहला सर कौन देता है? कंजर्वेशन इंटरनेशनल। किसको बोलेंगे? एक ऐसा रीजन जहाँ पे हाई लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलेगी एंड जहाँ पे मैसिव डिस्ट्रक्शन बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज हो चुका है, ठीक है, या हो रहा है।
ये कंसेप्ट दिया किसने, ये क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जाता है, नॉर्मन मेयर ने दिया था। कब दिया था? 1988 के अंदर। क्या इंडिया में बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं? यस, 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स आपको देखने को मिलते हैं, हिमालय, ये इंडो बर्मा रीजन, वेस्टर्न घाट एंड सुंडालैंड। क्लियर सभी को? जैसा, तो सर इन एरियाज की अगर हम लोग देखें तो क्या कोई और भी खास बात होती होगी क्या? हाँ, इनकी और भी खास बात होती है ना। जैसे अगर हम लोग किसी भी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट को अगर हम लोग देखेंगे तो कोई तो सर्टेन कंडीशन होती होगी ना जिसको लेकर के हम लोग इसको बोलते होंगे। तो यस सर, कंडीशन हमारे पास यहाँ पे होती है। अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो 2 कंडीशन आपके पास सेटिस्फाई होनी चाहिए। 2 कंडीशन क्या क्या है? पहली कंडीशन आपके पास ये होती है कि कम से कम वहां पर आपको 15 वस्कुलर प्लांट्स, सॉरी 1500 के अप्रोक्स आपको वस्कुलर प्लांट्स जो है वो मिलने चाहिए, है ना। इतने वेराइटी ऑफ आपके पास, इतने टाइप्स ऑफ स्पीसीज ऑफ द वस्कुलर प्लांट्स आपको मिलने चाहिए, अलग अलग तरीके के। तो ऑब्वियसली बायोडाइवर्सिटी हो गई। एक दो डाइवर्सिटी में हम लोग थोड़ी ना बोलेंगे कि मान लो एक नीम मिल गया और एक बबूल मिल गया तो बोल देंगे इसका डाइवर्स हो गया, नहीं। 1500 स्पीसीज ऑफ वस्कुलर प्लांट्स जो है आपके पास यहाँ पे हो। एंड ये भी ऐसे नहीं हो कि भाई आपके पास यहाँ पे हो, यहाँ पर इनका एंडेमिज्म भी होना जाना चाहिए कि हाँ बिल्कुल ये थे तो सही, मगर अब बिल्कुल एंडेमिज्म की तरफ है, इनको कंजर्व करने की जो है आप लोगों को यहाँ पे जरूरत है। एंड अगर देखते हैं हम लोग तो 30% और लेस जो वहां की स्पीसीज रह रही हो, सिर्फ इतनों का ही ओरिजिनल हैबिटेट आपके पास हो, कि मोर देन 100 में से सिर्फ 30% स्पीसीज ऐसी हैं जो आज अपने ओरिजिनल हैबिटेट में रह रही है। ओरिजिनल हैबिटेट मतलब जैसी उनको रिजाइडिंग कंडीशंस चाहिए उतनी कंडीशंस उनको मिल रही है। एंड इसका दूसरा मतलब भी क्या हुआ? इसका दूसरा मतलब ये भी हुआ कि 70% ऑफ दी स्पीसीज जो है वो वहां पर अपना ओरिजिनल हैबिटेट खो चुकी है। क्लियर? वो अब वहां पर अपना ओरिजिनल हैबिटेट जो है वो खो चुके हैं, यानी मैसिव डिस्ट्रक्शन हो चुका है। तो ऐसे रीजन को जो है हम लोग बोलते हैं कि इनको जो है वो कंजर्व करने की बिल्कुल ज्यादा आपके पास जरूरत होती है। तो इस तरीके का जो रीजन होगा इसको हम लोग क्या बोल देंगे? बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। क्लियर सभी को? यस। चलिए, तो आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको सुंडा लैंड क्या होता है सर ये पता नहीं है। तो एक बार सुंडा लैंड को भी देख लेते हैं कि सर ये सुंडा लैंड जो हम लोग किसको बोलते हैं। सुंडालैंड अगर हम लोग देखोगे तो जो साउथ ईस्ट एशिया का पार्ट आपके पास होता है उसको हम लोग बोलते हैं सुंडालैंड रीजन। अब साउथ ईस्ट एशिया के अंदर किस किस में कौन कौन से कंट्रीज आती है, तो जिन्होंने वर्ल्ड ज्योग्राफी का कोर्स कर रखा होगा उनको ये सारी कंट्रीज के नाम पता होंगे कि हाँ सर, इधर हमें देखने को मिलता है सिंगापुर। इधर हम लोगों को सर यहाँ तो ना मुझे बिल्कुल शादी से पहले एक बार जाना ही है। यस, तो थाईलैंड आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको जो है वो इंडोनेशिया देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको ब्रुनेई देखने को मिलता है। और यहीं पर आपको मलेशिया भी देखने को मिलता है। तो ये पूरा का पूरा रीजन मिलकर के आपके पास क्या बनता है? सुंडा लैंड जो है आपके पास यहाँ में बनता है। तो इसको जो है 2013 के अंदर जो है इसको डिक्लेयर कर दिया गया था सर एज एन सुंडा लैंड। अरे नहीं, इसको बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के तौर के ऊपर जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया था कि ये रीजन जो है आपके पास क्या है? एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। एंड यहाँ पर आप देखोगे ना, जैसे आप लोग अगर चाहो तो इंडिया में चाहे हिमालय को देख लो, चाहे आप इंडो बर्मा को देख लो, और चाहे आप वेस्टर्न घाट को देख लो, है ना। याद तो होगा ना ये कौन कौन से हैं? ये आपके पास बायोडाइवर्सिटी रीजन है ना, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट रीजन है। इन सभी में आपको जो डाइवर्सिटी मिलेगी वो टेरेस्ट्रियल डाइवर्सिटी मिलती है। बट सुंडालैंड एक ऐसी जगह है जहां पर आपको टेरेस्ट्रियल डाइवर्सिटी तो मिलेगी ही मिलेगी, मगर साथ के साथ में मराइन डाइवर्सिटी भी देखने को मिलती है सुंडालैंड में आपको, क्योंकि साथ में ही ओशन लगा हुआ है आपके पास यहाँ पे। तो इस वजह से यहाँ पर आपके पास मराइन डाइवर्सिटी भी जो है वो देखने को मिल जाती है। क्लियर सभी को यहाँ तक? यस। तो आई गेस आपको इतना ध्यान हो गया होगा। सबसे पहला सवाल मैं जो भी पूछूं, इंडिया में बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कौन कौन से हैं? यस, 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स मिलते हैं। देखो कितनी कंडीशंस हमें याद रखनी है, बस ये ध्यान रखना है। सबसे पहला कंडीशन जो मेरे को अभी किसी ने कहा था कि सर ना आप एक बार ना शॉर्ट नोट्स भी बनवा दिया करो, तो देखो शॉर्ट नोट्स आपको इस तरीके से बनाने हैं। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट सबसे पहले कौन डिक्लेयर करता है? कंजर्वेशन इंटरनेशनल। कैसा रीजन होगा? तो सर दो चीजें आपके पास होगी। सबसे पहला हाई डाइवर्सिटी आपके पास यहाँ पे होनी चाहिए, एंड दूसरी चीज मैसिव डिस्ट्रक्शन जो है हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाता है, और ये बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज की तौर के ऊपर होगा, है ना। ऐसे नहीं कि कहीं पे कोई रीजन था, बहुत ज्यादा अर्थक्वेक आ गया एकदम से और वहां की अर्थ को जो है वो चीजें खत्म हो गई, तो आपने बोल दिया कि सर यहाँ पे तो देख लो, इसको बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बोल देंगे क्या? ठीक है ये।
उसके बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि क्या इंडिया में है, तो यस सर इंडिया में है। कितने हैं? 4 प्लेसेस। कौन कौन सा? सबसे पहला हिमालय को ध्यान रखना है, उसके बाद वेस्टर्न घाट को ध्यान रखना है, उसके बाद इंडो बर्मा रीजन को ध्यान रखना है, एंड देन ध्यान रखना है सुंडालैंड। तो सुंडालैंड क्या है? साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, साउथ ईस्ट एशिया को जो है ध्यान रख लेना है कि ये वाला एरिया जो है हमारे पास, सुंडालैंड का एरिया जो है आपके पास यहाँ पे हो जाता है। और मैप के वाइज अगर ध्यान रखो तो मैप के वाइज तो याद रखना जो है वो सबसे ज्यादा आसान जो है वो होता ही है आपके पास कि सर एक रीजन आपके पास इधर हो जाएगा, एक इधर हो जाएगा, एक इधर हो जाएगा, और बाकी का ये वाला रीजन आपके पास होता है। तो ये पूरा आपके पास हो जाता है सुंडालैंड एरिया। क्लियर? तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट से लेकर के इतनी सी चीजें आपको याद रखनी चाहिए। अगर इनमें से अगर कोई भी चीज अभी भी याद नहीं है तो 1 मिनट का वक्त है, सारा का सारा याद कर लो। क्लियर? अच्छा, कंडीशन, कंडीशन नहीं भूलना है। सबसे पहली कंडीशन, दो कंडीशन से ध्यान रखना है। पहली कंडीशन क्या है? 1500 स्पीसीज डिफरेंट, है ना, 1500 टाइप्स ऑफ स्पीसीज। किसकी? वस्कुलर प्लांट्स। एंड साथ में 30% जो स्पीसीज हो, सिर्फ वही आपके पास यहां पर अपने ओरिजिनल हैबिटेट में रह रही हो। यानी यानी इसका दूसरा मतलब 70% स्पीसीज जो है अपना ओरिजिनल हैबिटेट खो चुकी है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ऐसे रीजन को हम लोग बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। यस, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। आप यहाँ पे देख लो कितने सारे, हर एक लाइन जो मैंने लिखी है वो एक क्वेश्चन है। हर एक लाइन जो हमने लिखी है वो यूपीएससी का एक क्वेश्चन है। सुंडालैंड किसको कहते हैं? एक क्वेश्चन है। आपसे पूछ लेके पाकिस्तान सुंडालैंड में आएगा क्या? यस, इट्स अ क्वेश्चन। इंडिया में कितने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स है? इट्स अ क्वेश्चन। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट किस एरिया को कहा जाता है? इट्स अ क्वेश्चन। कौन डिक्लेयर करता है कंजर्वेशन इंटरनेशनल? इट्स अ क्वेश्चन। तो ये सारे के सारे जो है हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं। तो आगे पढ़ते हैं। तो सर हमें और क्या चीजों का ध्यान रखना है? आपको देखना है कि कभी भी न्यूज में अगर आपके पास इस तरीके की चीजें आ जाए, है ना, जैसे आपके ने यहाँ पे देखा कि यूनेस्को डिक्लेयर्स वर्ल्ड 5th कंट्रीज बायोस्फीयर रिजर्व इन अमेजोन ऑफ यूरोप। अरे यार एक सेकंड में, ये तो कुछ अलग आ गया आपके पास। हाँ, तो चलो मैं यहाँ पे इसी के बारे में पढ़ा रहा था, तो यही देखना था। तो आपके पास इसके बारे में आपको देखना है, ये है एक्चुअली न्यूज, यहाँ से पढ़ना है। तो यूनेस्को ने यहाँ पे आपके पास डिक्लेयर किया था 5वां बायोस्फीयर रिजर्व अलोंग मुर्रा द्रवे दुनाबे। तो ये कंटिन्यूस अभी आपके पास न्यूज में था, तो ध्यान रखना है इसके बारे में कि मुर्रा द्रवे और दनुबे ये आपके पास एक बायोडाइवर्सिटी रीजन जो है यहाँ पे डिक्लेयर किया गया है। तो अब से जब कभी भी आप लोग न्यूज के अंदर इस तरीके की चीजें आप लोग देख लें तो उसको छोड़ना नहीं है, उसको पढ़ना है। और यहीं पे जब आप इसको पढ़ोगे ना तो आपको पता चलेगा कि मुर्रा द्रवे और दनुबे जो है एक्चुअली है क्या। ये देखोगे तो ये तीनों की तीनों रिवर्स है। मुर्रा भी एक रिवर है, द्रवे भी एक रिवर है, और दनु में भी जो है आपको यहाँ पे एक रिवर मिलती है। ओवरऑल अगर आप देखते हो तो 700 किलोमीटर के एरिया को जो है ये आपके पास यहाँ पे कवर करता है। अगर आप लोग कंट्रीज देखोगे तो यहाँ पे ऑस्ट्रिया मिलती है, स्लोवाकिया मिलती है, क्रोएशिया मिलती है, हंगरी भी आपको मिलती है, एंड सर्बिया जो है आपको यहाँ पे कंट्रीज मिलती है। तो टोटल 5 कंट्रीज को जो है ये आपके पास कवर करता है। तो वर्ल्ड का पहला 5 ये बायोस्फीयर रिजर्व है जो इन टोटल 5 कंट्रीज को कवर करते हुए जो है आपके पास यहाँ पे बन रहा है ना। तो इस तरीके की न्यूज जो है आपको कभी भी देखने में मिल जाती है, तो ध्यान रखना है मुर्रा द्रवे दनुबे बायोस्फीयर रिजर्व। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि 5 कंट्रीज को जो है याद रख रहा है। कंट्रीज कौन कौन सी हो जाएगी? ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, क्रोएशिया, हंगरी एंड सर्बिया। एंड 700 किलोमीटर तक मिला हुआ है। मुर्रा द्रवे और दनुबे क्या है? ये तीनों की तीनों आपके पास रिवर्स मिलती है। एंड अच्छा, जिन्होंने वर्ल्ड ज्योग्राफी का कोर्स कर रखा है, क्या उनको पता है ये सारी कंट्रीज कौन से रीजन में हम लोगों ने मिल पढ़ी थी? यस, कौन से कॉन्टिनेंट में हमने इन सबको पढ़ा था? यस, यूरोप। गुड वन गीश्री, गुड वन। तो इसको यूरोपियन साइड के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था। एंड इसी वजह से अगर आप इसको देखते हो तो इस पूरे बायोस्फीयर रिजर्व को अमेजोन ऑफ यूरोप भी कहा जाता है। इसी वजह से इसको अमेजोन ऑफ यूरोप भी कहा जाता है। एंड इट इज द लार्जेस्ट रिवर एंड प्रोटेक्टेड एरिया इन द यूरोप। क्लियर? तो इतने सारे पॉइंट्स जो है आपको इस मुरा द्रवे दनुबे बायोडाइवर्सिटी रीजन से जो है वो ध्यान रखने होते हैं। तो रह जाएंगे याद। ये क्या है सर? करंट अफेयर से करंट अफेयर। क्लियर? तो ये सारी चीजें जो है आपको यहाँ पे ध्यान रखनी होती है। अच्छा, जिस तरीके से बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट रीजन हम लोगों ने बनाए हैं, उसी तरीके से अगर आप लोग देखते हो ना तो हॉटेस्ट हॉटस्पॉट भी होता है ना, सॉरी हाँ, हॉटेस्ट हॉटस्पॉट भी जो है आपके पास यहाँ पे हो जाता है। कि हॉटेस्ट हॉटस्पॉट जो है आपके पास यहाँ पे क्या है?
अब हॉटेस्ट हॉटस्पॉट का मतलब ये नहीं है कि सर बहुत ज्यादा गर्म होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, नहीं, बहुत ज्यादा गर्म की जरूरत नहीं है। आपने अगर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की डेफिनेशन बढ़ी, तो अगर मैं उसी में और ज्यादा एक्सटेंटिवनेस में अगर मैं कर दूं ना कि भाई बहुत एक्सटेंटिवली ये चीजें आपके पास हो गई है, वो आपके पास हॉटेस्ट हॉटस्पॉट जो है वो हो जाता है। जैसे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट किसको बोलेंगे, जहां पे स्पीसीज की डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा हो। अगर स्पीसीज की डाइवर्सिटी बहुत ही ज्यादा हो तो वो हॉटेस्ट हॉटस्पॉट हो जाएगा। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हम किसको कहते हैं, तो जहां पर मैसिव डिस्ट्रक्शन आपके पास हो रखा है। अगर वो मैसिव डिस्ट्रक्शन और भी ज्यादा हो रखा है तो वो हॉटेस्ट हॉटस्पॉट हो जाएगा। मतलब एक तो चीज होती है इम्पोर्ट साधारण, एक बनती है इंपॉर्टेंट, और एक बनती है मोस्ट इंपॉर्टेंट। वो वाली चीज आपके पास यहाँ पे होती है। यस, तो बायोडाइवर्सिटी रीजन आपके पास बना, फिर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बने, और फिर हॉटेस्ट हॉटस्पॉट जो है आपके पास यहाँ पे बन जाते हैं, जहां पर कंजर्वेशन करने के लिए आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत हो जाती है। तो हॉटेस्ट हॉटस्पॉट आपके पास कौन से हो जाते हैं, जहां पर अगर आप देखोगे तो मोर एंडेमिज्म जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। अब मोर एंडेमिज्म का क्या मतलब है, कि जो स्पीसीज यहाँ पे है वो बिल्कुल एंडेमिक की तरफ जा ही रही है, कि बिल्कुल इक्का दुक्का स्पीसीज बची है वो सारी की सारी खत्म हो रही है। बट उन स्पीसीज में भी वैरायटी बहुत है ना, उन स्पीसीज में भी वैरायटी बहुत है, मगर सबकी सब खत्म होने की तरफ जा रही है। तो एंडेमिज्म जो है आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा देखने को जो है वो मिल जाता है, एंड देर विल बी मोर डाइवर्सिटी। तो सर ऐसे एरियाज हैं क्या, हाँ ऐसे एरियाज है ना, बिल्कुल एरियाज हैं। आप लोगों को जो है वो इन एरियाज को, अच्छा इसको देखोगे ना, ये पूरा का पूरा वो मैप है। यहाँ पे देखोगे तो आपके पास ऑस्ट्रिया है, हंगरी है, क्रोएशिया है, सर्बिया है, स्लोवेनिया है। तो जिन्होंने यूरोप के को पढ़ रखा है वो इसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी के कोर्स में, उनके लिए इनको याद रखना बहुत ही ज्यादा आसान है। खैर इन सबको छोड़ते हैं, हम लोग पढ़ रहे थे हॉटेस्ट हॉटस्पॉट के बारे में। तो ग्लोबली अगर आप देखते हो तो 8 ऐसे रीजन हमारे पास यहाँ पे देखने को मिलते हैं जो कि हॉटेस्ट हॉटस्पॉट्स की कैटेगरी में आपके पास आते हैं। जिसमें आपके पास फिलीपाइंस आ जाता है, मडगास्कर आ जाता है, ईस्टर्न इंडोनेशिया का ये वलसिया जो रीजन है, साउथ अफ्रीका का अगर आप ये फ्लोरेस्टिया रीजन आप लोग देखते हो, ब्राजील को आप देखते हो, वेस्टर्न सुंडा, सर सुंडा 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 ये तभी अभी पढ़ा था। तो वेस्टर्न सुंडा आपके पास होता है, जिसमें इंडोनेशिया आ जाएगा, मलेशिया आ जाएगा, ब्रुनेई का रीजन आपको देखने को मिल जाता है। ट्रॉपिकल एंडीज आपके पास आ जाते हैं, जहाँ पे वेनेजुएला है, कोलंबिया है, इक्वेडर है, पेरू है, बोलोविनिया है। यस, एंड मेरे ख्याल से जिसने वर्ल्ड ज्योग्राफी का कोर्स कर रखा है उनको इक्वेडर है, पेरू है, कोलंबिया है, वेनेजुएला है। वी फॉर वेनेजुएला, ये सर याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस, है ना, वी जैसा दिखने वाला अफ्रीका के कॉन्टिनेंट के अंदर आपने देखा होगा कि ये सारे के सारे आपको जो है वहीं पे मिलते हैं। अफ्रीका में ठीक है ये, अफ्रीका में थे कि साउथ अमेरिका में थे, कहाँ पे थे, किस किसको याद है? हाँ सर पता तो था कि कुछ ये इक्वेटर से नीचे की तरफ में ही कहीं पे मिलते हैं, मगर इसमें थे कि इसमें थे याद आ नहीं रहे सर। यस, कहाँ देखा था इन सबको? कोलंबिया, इक्वेडोर, पेरू, अरे सर कोलंबिया तो याद ही है, सी फॉर कोलंबिया बिल्कुल अफ्रीका में था। ये सर, तो ये सारे के सारे आपके पास अफ्रीका के अंदर होते हैं, है ना। अगर वैसे भी नहीं आया था तो यार एंडीज तो अफ्रीका में है, ऐसे भी आपके पास यहाँ पे आ सकते हैं यहाँ। एंड मीजो अमेरिकन फॉरेस्ट। तो ये सारे के सारे जो है हमारे पास यहाँ पे बिल्कुल बायोडाइवर्सिटी के बिल्कुल हॉटेस्ट हॉटस्पॉट्स जो है वो बन जाते हैं, जिनके ऊपर ध्यान रखना जो है वो बहुत ही ज्यादा आपके पास यहाँ पे जरूरी हो जाता है। क्लियर सभी को? तो सर इनके लिए क्या कोई इंटरनेशनल बॉडी वगैरह है क्या, जो हमको बिल्कुल ही बताती हो कि हमको कौन कौन से रीजन के ऊपर ध्यान रखना चाहिए? तो आप लोगों ने लीमा के बारे में सुन रखा होगा। यस, लीमा के बारे में सुन रखा होगा, और लीमा से ही आपके पास आता है एक एक्शन प्लान। सर उस एक्शन प्लान का नाम क्या होगा? भाई ऑब्वियसली जहां से जो एक्शन प्लान आता है उसका नाम वैसा ही रख दिया जाता है। एनवायरमेंट में ना चीजें ऐसी चलती है, लीमा से कोई आया तो लीमा एक्शन प्लान। तो लीमा एक्शन प्लान जो है आपके पास यहाँ पे आता है। लीमा एक्शन प्लान क्या करता है, लीमा एक्शन प्लान को यहाँ पे ध्यान रखना है, ये सपोर्ट करता है प्रोजेक्ट्स को। कैसे प्रोजेक्ट्स सर? ऐसे प्रोजेक्ट्स जो कि एस्टैब्लिश करते हैं या स्ट्रेंथन, है ना, हिम्मत प्रोवाइड करते हैं या स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, पैसा प्रोवाइड करते हैं, फंडिंग प्रोवाइड करते हैं। किससे? जो कि बायोस्फीयर रिजर्व से रिलेटेड आपके पास हो। तो लीमा एक्शन प्लान को जो है यहाँ पे एक बार जरूर से पढ़ लेना है। क्लियर? कि लीमा एक्शन प्लान है, लीमा एक्शन प्लान क्या है, किसी की सपोर्ट एंड प्रोजेक्ट जो है सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, एस्टैब्लिश करते हैं या फिर स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, किसको? बायोस्फीयर रिजर्व या इनसे रिलेटेड चीजों को। क्लियर सभी को? यस सर। तो कंजर्वेशन के बारे में जो है हम लोगों को इतना कुछ पढ़ना था। यस, कंजर्वेशन से रिलेटेड हम लोगों को इतना कुछ पढ़ना था। बट ऐसा नहीं है कि कंजर्वेशन में जो है हम लोगों को इतनी ही चीजें पढ़नी होती है। हम लोगों को स्पीशीज सेंट्रिक कंजर्वेशन के बारे में भी पढ़ना होता है, कि किसी भी स्पीशीज को, अगर पर्टिकुलर स्पीशीज को अगर हम लोग क्रिएट कंजर्व करने के लिए जाते हैं, तो फिर उसको जो है हम लोग किस तरीके से कंजर्व करते हैं। तो जैसे हम लोगों ने टाइगर के बारे में पढ़ा था कि प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया, है ना, टाइगर लाया गया, एंड प्रोजेक्ट टाइगर को किस तरीके से टाइगर को हम लोग कंट्रोल करते हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे पढ़ी गई। उसी तरीके से अगर आप लोग देखोगे तो एलिफेंट को भी कंजर्व करने की आपके पास जरूरत है।
एंड नेक्स्ट जो आपका टॉपिक हो जाता है वो आपके पास हो जाता है एलिफेंट। तो नेक्स्ट आप लोग हेडिंग डाल देंगे प्रोजेक्ट एलिफेंट कि सर एलिफेंट को बचाने के लिए जो है हम लोग यहाँ पे इंडिया में क्या क्या चीजें कर रहे हैं, तो इनको भी जो है हम लोग यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। तो चल लेते हैं पहले हम लोग इंडिया के मैप के ऊपर। हमारे इंडिया के मैप के ऊपर जाते ही जाकर के सबसे पहले तो प्रोजेक्ट एलिफेंट में हम लोग ये देख लेंगे कि सर इंडिया के अंदर एलिफेंट हमको मिलता कहाँ कहाँ पर है, क्योंकि जब मुझे ये पता चलेगा कि एलिफेंट यहाँ पे मिलता कहाँ कहाँ पर है, उसी के अकॉर्डिंगली हम फिर उसके कंजर्वेशन के लिए प्लान्स जो है वो ला सकते हैं। तो यही पढ़ने का हमेशा तरीका होता है कि पहले देख लो इस बीच मिल कहाँ रही है, फिर उसके अकॉर्डिंगली हम लोग किस तरीके से वहां पे कंजर्व करेंगे, ये सारी चीजें जो हम लोग देखेंगे। तो जितना हमने अभी तक नेशनल पार्क को मैप कर रखा है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को मैप कर रखा है, उनमें से बहुत सारों के नाम जो है अभी आपके पास यहाँ पे वापस आ जाएंगे, क्योंकि अब जो है हम लोग ये देखेंगे कि इंडिया के अंदर जो है आपको एलिफेंट जो है वो कहाँ कहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो फिर से मैपिंग की प्रैक्टिस चलेगी, और क्योंकि मैंने मोस्टली इनमें से नाम सारे याद करवा रखे हैं आपको, तो हम लोग डायरेक्टली एक बार सारे नाम जो है वो देख लेंगे कि कौन कौन से नाम जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। वो पोलिंग वोलिंग और उस तरीके से जो है वो थोड़ा सा नहीं चलेंगे। चलिए, तो रेडी सब लोग? तो प्रोजेक्ट एलिफेंट मैपिंग, एलिफेंट की मैपिंग करेंगे तो ध्यान रखना है। तो सबसे पहले चलते हैं उस दिशा में। तो किस दिशा में? अरे उड़ीसा में। यस सर। तो उस दिशा में उड़ीसा में हम लोग जाते हैं। तो सबसे पहले तो यही बता दो, अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, तो इनमें से उड़ीसा कौन सा है? यस, विच वन इज उड़ीसा? यस, चलिए, गुड वन। चलो, इतना तो तुम्हें ध्यान है कि उड़ीसा किसको कहते हैं। तो अगर आप लोग यहाँ पे उड़ीसा जाते हो तो उड़ीसा में आप लोगों ने बिल्कुल वो नाम याद रखे होंगे। तो मेरे साथ साथ मैपिंग बनाते जाना ना, मेरे साथ साथ मैपिंग जो है वो बनाते ही जाना साथ में। तो आपने बिल्कुल नाम पढ़ रखा होगा कि सर संबलपुर। हमने संबलपुर के बारे में पढ़ रखा है। हम लोगों ने बैकरनी के बारे में पढ़ रखा है। यस, बैकरनी के बाद अगर आप देखते हो तो हमने महानदी के बारे में पढ़ रखा है। एंड महानदी के बाद आपके पास यहाँ पे आ जाता है मयूरभंज। यस, ये सारी की सारी आपके पास जो है वो उड़ीसा के अंदर यहाँ पे आप लोगों को एलिफेंट जो है वो देखने को मिल जाता है। क्लियर? जैसा उसके बाद अगर हम लोग चले तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु के अंदर आप लोगों ने कोयम्बतूर को पढ़ रखा होगा। यस, कोयम्बतूर आ जाता है। अन्नाई मलाई के बारे में हम लोगों ने पढ़ रखा है, अन्ना मलाई। एंड अन्ना मलाई के साथ साथ आपके पास आ जाता है श्रीविलीपुत्तूर। यस सर, इस नाम को तो हम भूल ही नहीं सकते। श्रीविलीपुत्तूर, कितनी ही बार सर आपने इस नाम को याद करा दिया। श्रीविलीपुत्तूर। क्लियर? श्रीविलीपुत्तूर। तो उस दिशा में उड़ीसा में देख लिया हमने, संबलपुर है, बैकरनी है, महानदी है एंड मयूरभंज है। तमिलनाडु में हमने इन लोगों ने देख लिया कि सर कोयम्बतूर है, अन्नामलाई है एंड श्रीविलीपुत्तूर भी जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अच्छा, गुड वन। तो उत्तराखंड याद है आपको? उत्तराखंड कौन सा है इनमें से? यस सर, उत्तराखंड। यस सर, उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में आप लोगों ने ध्यान रखा होगा कि आप लोगों ने पढ़ा था शिवालिक। तो शिवालिक में भी जो है आपके पास तो जो सिलेबस छूट गया है वो कैसे करेंगे? वो बिल्कुल करेंगे। पहले अभी जो अभी पढ़ रहे हैं पहले उसको कर लेते हैं, फिर क्लास जैसे ही खत्म होती है, रिकॉर्डिंग बंद होती है, उसके बाद मैं ये भी बता दूंगा कि पिछला छूटा हुआ कैसे करेंगे। तो उत्तराखंड में हम लोगों ने शिवालिक के बारे में पढ़ रखा है। हमने बिल्कुल ये नाम, अब मैपिंग की प्रैक्टिस कराने की जरूरत थोड़ी ना, याद है ना ये तो सारे नाम। कोई भी नाम नया नहीं देखा हमने, इन सबको नामों को मैं आपको रटवा चुका हूँ। तो अभी जस्ट हमारे नोट्स कंप्लीट करने हैं हम लोगों को। यस सर। तो शिवालिक जो है आप लोगों ने यहाँ पे पढ़ रखा होगा। फिर अगर आप लोग उत्तर प्रदेश में आ जाते हो तो उत्तर प्रदेश के अंदर नॉर्दर्न यूपी, नॉर्दर्न यूपी, यहाँ पर भी जो है आपको यहाँ पे एलिफेंट जो है वो देखने को मिल जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश में अगर आप आते हो तो यहाँ पर हम लोगों ने कामेंग रीजन पढ़ रखा है। एंड कामेंग जब मैंने बताया था तो वहां पर मैंने इसके साथ आंग इंग उइंग वाली रिवर्स भी बताई थी। मेरे ख्याल से उन रिवर्स के नाम आपको यहाँ पे जो है वो, सर वो कामेंग के साथ नहीं सर, वो माउलिंग के साथ बताई थी। यस, इतनी क्लैरिटी से चीजें आपको याद होनी चाहिए, है ना, इतनी क्लैरिटी से कि सर कामिंग नहीं माउलिंग था वो। क्लियर? यस सर। तो कामिंग हमने देख रखी है। एंड इसके साथ साथ यहाँ पर एक रीजन हमको देवली मुंडा भी मिल जाता है, देवमाली मुंडा। यस, एग्जैक्ट लोकेशंस में नहीं कर रहा हूँ ना, ऐसे मत कर लेना सर इस मैप में इस वाली जगह पे तो हमको देवमाली मुंडा मिला ही नहीं। मैं जस्ट बता रहा हूँ कि यूपी से ये है, अरुणाचल प्रदेश से ये है, ये वाले रीजन आपको याद करा रहा हूँ यहाँ पे। उसके बाद नागालैंड तो याद आ रहा है ना? नागालैंड में आपके पास होता है इटांकी। यस, जहाँ पे हुलक गिबन को हमने देखा था, कैसे हुलक गिबन यहाँ पे बिल्कुल टांकी में मिल जाता है। यस, इस तरीके की चीजें बिल्कुल एग्जैक्टली आपको याद आनी चाहिए कि सर नागालैंड नागालैंड में हमने इटांकी देखा था और इटांकी में हमको हुलक गिबन मिल जाता है।
तो हुलॉक गिबन को छोड़ो, यहाँ पे कई बार आपको एलिफेंट भी देखने को जो है वो मिल जाता है। फिर मेघ जैसा दिखने वाला मेघालय भी दिखता होगा आपको, मेघ जैसा दिखने वाला मेघालय भी याद होगा। मेघालय में भी अगर आप लोग देखते हो तो यहाँ पर दो रीजन किसी कोई भूल ही नहीं सकता कि सर एक तो गारो है और एक आपके पास यहाँ पे खांसी भी देखने को मिलता है। तो गारो और खांसी इन दोनों में भी जो है आपको एलिफेंट यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। यस सर। फिर झारखंड याद आ रहा है कि नहीं आ रहा झारखंड? यस सर। झारखंड में सिंहभूम रीजन है, सिंहभूम रीजन, वहां पर भी जो है हम लोगों को मिल जाता है। वेस्टर्न, चलो यहाँ तक का लिखो एक बार, और कौन कौन सी जगहों को मैं क्लियरली मैप कर सकता हूँ। चलो झारखंड तक एक बार का यहाँ तक का करिए, फिर इस मैप को मिटा करके फिर वापस लिखेंगे। एक बार का प्लीज इसको कंप्लीट करिए, जिस जिसका हो जाए। यस सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इतने है नहीं वहाँ पे, क्या करें, है नहीं ना वहाँ पे। यस, गुड वन। तो ये सारे रीजन जो है हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, जहाँ पर आपको एलिफेंट जो है वो देखने को मिलते हैं। अब अगर हम लोग इसके आगे चलें वापस, तो पेन ले लेता हूँ मैं ब्लू। यस। तो इसके आगे अगर हम लोग चलते हैं तो देखते हैं सबसे पहले वेस्ट बंगाल। यस सर। वेस्ट बंगाल में हम लोगों ने मयूर झरना, एक ये नया रीजन नाम आपके लिए हो जाएगा, मयूर झरना, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। एंड ईस्टर्न द्वार्स, यहाँ पर भी आपको एलिफेंट देखने को मिल जाता है। अगर मैं बात करूं वेस्ट बंगाल के बाद आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश में आपको एक जगह मिलती है जिसको बोलते हैं रायला, यहाँ पर भी आपको एलिफेंट जो है वो देखने को मिलते हैं। रायला इज अ न्यू वर्ड आप लोगों के लिए, ठीक है, इसके ऊपर आपको ध्यान रखना है। फिर हम चलते हैं आसाम में। आसाम में हमने बहुत सारी डाइवर्सिटीज जो है यहाँ पे देखी थी, तो यहाँ पर आपके पास बनता है काजीरंगा। यस, काजीरंगा के बारे में हमने देख रखा है। काजीरंगा के बाद हमने यहाँ पे कार्बी एंगलोंग के बारे में देख रखा है। काजीरंगा, कार्बी एंगलोंग, यहीं पर आपको मैंने वर्ड बनाया था धनसिरी। यस, धनसिरी, धनसिरी, सोनितपुर, धनसिरी है, फिर सोनितपुर है, एंड दिहिंग पटकाई तो आपको तो आप नहीं भूलोगे ना, दिहिंग पटकाई। तो सोनितपुर है, दिहिंग पटकाई है, धनसिरी है, और काजीरंगा है, कार्बी एंगलोंग है। यहाँ पर जो है आपको सारे के सारे एलिफेंट्स जो है वो देखने को मिल जाते हैं। यस सर। फिर चलते हैं सी फॉर छत्तीसगढ़ में। यस सर। छत्तीसगढ़ के अंदर अगर आप देखते हो तो आपके पास एक तो लमेरू रीजन जो है आपके पास मिल जाता है, लेमरू। जस्ट वन सेकेंड। यस। तो छत्तीसगढ़ में आपके पास एक तो बनता है लेमरू, लेमरू के बाद आपने बादलखोर रीजन एक है, बादलखोर, और एक आपके पास रीजन आ जाता है जिसका नाम आपने यहाँ पे बिल्कुल पढ़ ही रखा था सर, जिसे हम कहते हैं तमोर पिंगला। ये तमोर पिंगला तो हमने पहले भी पढ़ रखा है। तो ये सारे रीजन आपके पास आ जाते हैं जहां पर हमें बहुत ही अच्छे से एलिफेंट की साइटिंग जो है वो हो सकती है। फिर चलते हैं के जैसे दिखने वाले कर्नाटका में। कर्नाटका में आपने देखा होगा सर एक गाना बड़ा फेमस है, कौन सा, मैसूर से आई वो अखियों से तीर मार गई, ये था। तो वो मैसूर से ना एलिफेंट पे आई थी, ठीक है, ऐसे ध्यान रख लेना। एक गाना है, सुनिएगा इस गाने को, मतलब अल्टीमेट सॉन्ग लगता है मुझे वो, बहुत अच्छा गाना है। तो मैसूर से आई वो अखियों से तीर मार गई। यस। तो मैसूर जो है आपके पास यहाँ पे है, मैसूर है। फिर आपने यहाँ पे बांदीपुर हमने पढ़ा था, बांदीपुर है, एंड दांदेली। यस, ये सारी रीजन। उसके बाद अगर आप केरला देखते हो, तो केरला में जो है, केरला में दूसरे पेन से देख रहा हूँ ना, ब्लैक पेन के ऊपर फोकस करिएगा, केरला में ब्लैक पेन से मैं लिख रहा हूँ। केरला में आपके पास है एक तो नीलांबर। यस। एक रीजन आपके पास आ जाता है वायनाड। एक रीजन अगर आप यहाँ पे देखते हो तो आपको मिल जाएगा अन्नामुली, अनाईमुली, अनाईमुड़ी, एंड एक रीजन आपको मिल जाएगा पेरियार। तो ये सारे रीजन है जहां पर आपको एलिफेंट्स 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 देखने को मिल जाता है। क्लियर? ये सारे क्या है, एलिफेंट्स जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। अब ये सारे नाम आपको याद हो जाने चाहिए कि एलिफेंट जो है आपको कहाँ कहाँ पे देखने को मिल गए हैं। मेरे ख्याल से देखो इसमें ना कोई भी ऐसी जगह नई नहीं है
जो कि आप ये बोल दोगे सर नया है, ये तो नाम बिल्कुल ही, सारे नाम हमने पहले से याद रख रखे हैं। अब बात सिर्फ इतनी होती है कि इतना पढ़ने के बाद ना, हम ये कोई रटने मत बैठ जाना कि आप इन नामों को देखो। जब हमने इसकी मैपिंग करी, मैंने आपको इतनी फास्ट मैपिंग इसकी क्यों कराई, क्योंकि इंडिया में ना आपको कुछ रीजन क्लियर हो गए होंगे, रीजन्स आपको क्लियर हो गए होंगे कि सर ना एलिफेंट ना सर इस रीजन में हम लोगों को देखने को मिला है, एंड थोड़ा बहुत इधर इधर जो है हम लोगों को देखने को मिला है। क्या हमने यहाँ पे एलिफेंट को पढ़ा? नहीं सर। क्या इधर 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 कहीं पे भी एलिफेंट को पढ़ा? नहीं सर। तो क्या अब किसी को भी नाम याद करने की जरूरत है क्या? से ये होता है, पहले अगर नेशनल पार्क पढ़ लो, प्रॉपरली अगर मैपिंग का कोर्स करो ना, तो ये फायदा होता है कि कुछ नाम याद करने की जरूरत नहीं है। इंडिया के अंदर जस्ट एक बार मैप कर लो, लिख लो बस एक बार के मुझे कहाँ कहाँ पे मिला, फिर वो रीजन आपकी आंखों में बस जाएगा कि हाँ यार इधर इधर मेरे को मिले थे, इधर से मिले ही नहीं। सिंपल। और नाम आपको बिल्कुल ही अच्छे से याद होंगे ही सारे के सारे। इनमें से एक भी नाम मैंने बस थोड़े बहुत जो जो नए नाम थे वो मैंने पहले ही बता दिए कि सर आंध्र प्रदेश में जो है आपको रायला एक नया नाम देखने को यहाँ पे मिल रहा है। यस। कितना अच्छे से जो है आपको शिवम कुमार, एक जगह बैठ करके पढ़ाई करो, ऐसे घूमते फिरते पढ़ाई नहीं होती है। बैठ रहे हो कि क्या कर रहे हो? आपका कैमरा बहुत ज्यादा हिल रहा है। यस। तो इस तरीके से जो है, जब मैपिंग को हम प्रॉपरली करते हैं तो फिर किसी तरह से डरने की जरूरत नहीं होती, सारी चीजें आपको एक साथ जो है वो याद हो जाती है। क्लियर सभी को? यस। एंड इसीलिए टीचर ने जो है आपको है ना, सर ने आपको जल्दी जल्दी ये सब कुछ करा दिया। कोई आप में से ये मत करना कि सर ने तो बस नाम लिखवा दिए। अरे नाम नहीं, सर पहले ही सब कुछ रटवा चुके हैं इनमें से। ये आज आप 11th लेक्चर देख रहे हो, इसका मतलब 10 लेक्चर में भरपूर मेहनत हो चुकी है इन सारे नामों के ऊपर। क्लियर? यस, एवरीवन क्लियर विद इट? तो ये सारी चीजें जो है आपके पास यहाँ पे होती है। तो सर प्रोजेक्ट एलिफेंट को जो है पढ़ते हैं। अब देखिए, प्रोजेक्ट एलिफेंट आपके पास कब लाया गया था? प्रोजेक्ट एलिफेंट को अगर हम लोग देखते हैं तो ये आपके पास एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का मतलब होता है कि सर इसमें जितना भी पैसा चाहेगा, वो 100% पैसा जो है वो यूनियन गवर्नमेंट जो है वो आपके पास यहाँ पे देती है। तो यूनियन गवर्नमेंट एक स्कीम लेकर के आती है कि भैया जो है हम लोगों को एलिफेंट्स को जो है वो कंजर्व करके रखना है। अब बात आती है कि सर इनको कंजर्व करेंगे कैसे, क्या क्या स्कीम्स हैं, किस तरीके से जो है इनको कंजर्व किया जाएगा। तो देखो बहुत सारी चीजें आपके पास चलती है। जैसे मान लो, प्रॉब्लम समझते हैं पहले तो कि प्रॉब्लम क्या क्या है, फिर उसके अकॉर्डिंगली हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। मान लो ये कोई नेशनल पार्क है जिसके अंदर एलिफेंट भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। फिर ये भी कोई सा नेशनल पार्क है, यहाँ पर भी जो है आपको एलिफेंट्स वगैरह जो है वो देखने को मिलता है। अब हाथी तो हाथी है, हाथी सरहदें तो जानता नहीं है। तो हाथी कई बार यहाँ से झूमता हुआ मचलता हुआ चला पड़ता है कि मैं तो इस नेशनल पार्क से दूसरे वाले नेशनल पार्क की तरफ जो है वो जाऊंगा। तो ये क्या पड़ गया? अब मुझे बताओ, नेशनल पार्क को तो हम कंजर्व कर ही रहे हैं, इसको भी हम कंजर्व कर ही रहे हैं, इसको भी तो कंजर्व करना पड़ेगा। यस सर। तो सबसे पहली चीज तो यही देखी गई कि भैया इस रीजन को हमको जो है वो कवर करके रखना है। और इस वजह से हमने देखा कि हमारे पास बनने चाहिए विच इज सो कॉल्ड एलिफेंट कॉरिडोर्स। सर एलिफेंट कॉरिडोर बनाने की जरूरत क्यों है? एलिफेंट कॉरिडोर बनाने की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि जब हाथी यहाँ से निकलता है ना, तो सबसे ज्यादा एक तो आपको मैन एंड एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा आपको देखने को मिल जाता है। जैसे आप लोगों ने अभी कुछ टाइम पहले एक न्यूज देखी होगी कि एक हथनी थी। हथनी जो है वो गर्भ से भी थी, मगर उसके मुंह में जो है वो बॉम्ब रख करके जो है वो बॉम्ब को जो है ब्लास्ट करा दिया जाता है। वो ऐसा कुछ न्यूज थी कि उसके खाने में जो है वो बॉम्ब दे दिया गया था, जिससे कि उसका पूरा मुंह सा फट ही गया था। तो मैन एनिमल इस तरीके के कॉन्फ्लिक्ट वगैरह जो है हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि हमने इंडिया के मैप में मैक्सिमम जो हम लोगों ने इधर की साइड में ना, ये जितने भी रीजन है जहां पर हम लोगों ने एलिफेंट्स देखे हैं, अगर आप लोगों में से कईयों ने जिन्होंने भी इंडियन ज्योग्राफी का कोर्स कर रखा है मेरा, जिन्होंने भी इंडियन ज्योग्राफी की मैपिंग का कोर्स कर रखा है, उसको ये बात पता होगी कि इस पूरे एरिया के अंदर सर माइनिंग भी जो है वो बहुत ज्यादा होती है ना। हम लोगों ने जो माइनिंग पढ़ी थी, जो इंडस्ट्रीज वगैरह को हमने देखा था, तो वो इसी एरिया में था। तो इस पूरे एरिया के अंदर यहाँ पे माइनिंग भी जो है यहाँ पर आपके पास बहुत ज्यादा होती रहती है। तो माइनिंग भी क्या, माइनिंग भी जो है यहाँ पर आपके पास एक तरीके का थ्रेट जो है यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पे देखना पड़ने को जो है वो मिलता रहता है। तो माइनिंग में आप लोग देखोगे तो ये पूरे एरिया में कोल माइनिंग बहुत ज्यादा होती है, आयरन की माइनिंग भी जो है वो बहुत ज्यादा होती है। एंड इन सब की वजह से इन एलिफेंट्स को जो है बहुत ज्यादा थ्रेट जो है यहाँ पे आपके पास होता है। ये एलिफेंट के लिए बिगेस्ट थ्रेट है।
तो इस वजह से इन सब रीजों को कंजर्व करना है तो हम लोगों को एलिफेंट कॉरिडोर जो है वो बनाने की जरूरत पड़ती है। तो सर इंडिया में एक दो एलिफेंट कॉरिडोर होंगे क्या? एक दो एलिफेंट कॉरिडोर जो है यहाँ पे नहीं है। पहले जब हम लोग पढ़ते थे तो कम थे, मगर ओवर द टाइम जैसे जैसे सरकार जागती है वो इनको हमेशा इंक्रीज करती जाती है ना, ये कभी कम नहीं होंगे, ये हमेशा बढ़ते जाएंगे। तो इसका कोई सबूत, इसका सबूत देखना है तो देख लो, मैंने भी गूगल से पूछा, मैंने कहा इसका कोई सबूत है क्या? तो मेरे को गूगल ने बता दिया कि एलिफेंट कॉरिडोर जो है पहले अगर आप देखते हो तो थोड़े कम थे, मगर अभी अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने 62 नए एलिफेंट कॉरिडोर जो है वो बनाए हैं। सो इन टोटल हमारे पास कितने हो गए? इन टोटल हमारे पास यहाँ पे हो गए हैं 150। तो पहले कितने थे? 2010 के बाद में अगर आप बात करते हो तो उस टाइम हमारे पास 88 रजिस्टर्ड एलिफेंट कॉरिडोर थे, जो कि इंक्रीज होकर के हमारे पास ये 150 आज की तारीख में, सर आज की तारीख में, हाँ आज की तारीख में, ये मैंने गूगल से आज ही पूछा है, ये डेटा भले इन्होंने 2023 सितंबर में दे रखा हो, पर मैंने गूगल से ये वाली क्वेश्चनिंग आज ही करी है। क्लियर? तो आज की तारीख में हमारे पास 150, और इसको भी हमेशा अप्रॉक्स लिखना है ना, क्या पता आप आज रात को सो और कल सुबह गवर्नमेंट जो है उठ करके बोल दे कि आज से ये वाला एरिया भी जो है वो एलिफेंट कॉरिडोर है। तो अप्रोक्सीमेटली हमारे पास जो है 150 एलिफेंट कॉरिडोर जो हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाता है। सर बस इतना ही करेंगे क्या हम? इतना ही हम लोग नहीं करेंगे। अगर आप लोगों ने देख रखा हो तो हमारे पास एक माइक करके प्रोग्राम भी चलता है। सर ये हमारा प्रोग्राम नहीं है, ओवरऑल वर्ल्ड लेवल के ऊपर अगर आप देखते हो तो साइट्स करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो एक प्रोग्राम चलाती है जिसको हम लोग बोलते हैं मॉनिटरिंग द इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स। यस, एंड इसको बोला जाता है माइक। तो मॉनिटरिंग द इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स आपके पास एक प्रोग्राम चलता है, ध्यान रखना ये प्रोग्राम किसका है? सर साइट का है, साइट का। तो साइट्स जो है वो आपके पास एक प्रोग्राम चलाती है जिसका नाम होता है मॉनिटरिंग द इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स। यस सर। तो बेसिकली साइट्स जो है वो आपके पास करता क्या है? साइट्स क्या करता है वो तो एक अलग चीज है, जब मैं इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ाऊंगा तब मैं जो है इसको समझाऊंगा। बट यहाँ पर आपको ये समझना है कि साइट्स बेसिकली क्या करती है, एलिफेंट्स की माइक साइट्स बनाती है वो, कि ये एक रीजन है, इसको हम माइक साइट्स बोल देंगे। यहाँ पर अगर आप एलिफेंट को मारते हो, ठीक है, तो वो इलीगल आपके पास हो जाएगा, एंड वर्ल्ड लेवल के ऊपर जो है इन चीजों को जो है यहाँ पर आपके पास देखा जाता है। तो आप लोगों ने अफ्रीका में देखा होगा कि अफ्रीका में एलिफेंट जो है वो बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं, और वहां पर जो है अफ्रीका में यहाँ पे इनकी किलिंग भी बहुत ज्यादा होती है। सर किलिंग क्यों? किलिंग इनकी इसलिए होती है क्योंकि अगर आप देखोगे तो ये एलिफेंट का जो टस्क होता है, इसकी जो है आपके पास यहाँ पे स्मगलिंग जो है वो देखने को मिलती है ना। हाथी दांत के आप लोग देखते हो तो ज्वेलरी बनती है ना, तो काफी महंगे बिकते हैं ये, तो इसके लिए जो है आपके पास यहाँ पे इनकी किलिंग वगैरह जो है वो करी जाती है। तो अफ्रीका में ही जो है माइक साइट्स की जो है वो स्टार्टिंग हुई थी आपके पास, हाँ आइवरी जो देखते हैं हम लोग, है ना। तो अफ्रीका में ही जो है आपके पास 2003 के टाइम में यहीं से जो है वो माइक साइट्स बनाने का कंसेप्ट आया कि ऐसी साइट्स को हम लोग डिक्लेयर कर देंगे जहां पर जो है हम लोग मॉनिटर करेंगे कि इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स आपके पास होता है। तो सबसे पहले तो माइक किसने बनाया ये आपको ध्यान होना चाहिए, साइट्स की तरफ है। इसका पूरा नाम क्या है? मॉनिटरिंग द इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स है, ये इसका नाम याद होना चाहिए। सबसे पहले कहाँ पे हुआ? तो सर 2003 के अंदर अफ्रीका के अंदर जो है ये इसकी साइट्स बनानी स्टार्ट हुई। सर इंडिया में एलिफेंट की साइट्स, माइक साइट्स है कि नहीं है? बिल्कुल है। 10 माइक साइट्स जो है आपको यहाँ पे मिल जाती है हमारे पास इंडिया में, एंड उनके नाम जो अगर आप पूछोगे तो मैं सीधा गया साइट्स के ऊपर, सर साइट्स, हाँ उनकी वेबसाइट के ऊपर गया, उनकी वेबसाइट के ऊपर जाके मैंने पूछा माइक की साइट्स मुझे बताओ। फिर उन्होंने क्या हुआ, उन्होंने उन्होंने कुछ नहीं, उन्होंने मुझे बोला अंगूठा दिखाओ। मैंने कहा अंगूठा, बोला दबा दो ना एंटर के ऊपर। अच्छा, फिर मैं गया, मैंने एंटर किया उनके यहाँ पे प्रोग्राम के ऊपर कि भाई मॉनिटरिंग स्टेटस जो है वो क्या है। तो उन्होंने मुझे को इंडिया, बहुत सारी कंट्रीज के नाम यहाँ पे थे जिन्होंने जो जो माइक साइट्स है उन्होंने बताया। फिर उन्होंने मुझे इंडिया का भी बता दिया कि इंडिया में आपको मिलता है चिरांग रिपू एलिफेंट रिजर्व, देवमाली एलिफेंट रिजर्व, धिंग पटकाई एलिफेंट रिजर्व, गारो हिल्स एलिफेंट रिजर्व, ईस्टर्न द्वार, मयूरभंज, शिवालिक, मैसूर, नीलगिरी, वायनाड एलिफेंट रिजर्व। सर इनके आगे इनके स्टेट कौन से हैं, क्या मुझे याद रखना चाहिए? बिल्कुल याद रखना ही चाहिए, और मेरे ख्याल से अभी तक आपको याद हो भी गया होगा कि इनके स्टेट्स जो है वो हैं कौन कौन से। क्यों? क्योंकि ये कोई नए नाम थोड़ी ना हमारे लिए। यस, इनमें से अगर आपको किसी का नाम नहीं पता है तो सिर्फ मेरे ख्याल से चिरांग रिपू का नाम नहीं पता होगा, और ध्यान रखना चिरांग रिपू जो है आपके पास आसाम में देखने को मिलती है। बाकी देवली मुंडा, दिहिंग पटकाई, गारो, ईस्टर्न, मयूरभंज, शिवालिक, मैसूर, नीलगिरी एंड वायनाड, ये सारे के सारे जो है आपको पता होने चाहिए। यस, तो मेरे ख्याल से कोई सा भी ऐसा नाम नहीं है जो कि बिल्कुल ही नया हो आपके पास, है ना। ऐसा, तो ये सारी की सारी आपके पास माइक साइट्स बन जाती हैं। सर याद रखनी है, बिल्कुल याद रखनी है,
एग्जाम में क्वेश्चन आता है, 4 नेशनल पार्क के नाम दे रखे होंगे, पूछेंगे इनमें से कि इनमें से माइक साइट कौन कौन सी है ना, कौन कौन सी माइक साइट्स है, बिल्कुल याद रखने ही रखने हैं, कोई आपके पास वो नहीं है इसका। ठीक है, ये नाम जो है आपको याद रखने ही रखना है। सर फिर और क्या हुआ, फिर कुछ नहीं, मैंने और पूछा गवर्नमेंट से कि हाथी को बचाने के लिए जो है आप गवर्नमेंट और क्या क्या कर रहे हो। तो बोले यार सारी चीजें मेरे से क्यों पूछते हो। मैंने कहा सारी चीजें आपसे क्यों पूछता हूँ, और किससे पूछूं। बोले थोड़ी बहुत चीजें बॉलीवुड से भी तो पूछ लो। मैंने कहा बॉलीवुड, बॉलीवुड इसका आंसर को बोलेगा। बोले हाँ बॉलीवुड भी इसका आंसर करेगा। तो मैंने बॉलीवुड को फोन किया, मैंने कहा बॉलीवुड हाथी को बचाने के लिए क्या कर रहे हो तुम। तो बोले बॉलीवुड हाथी को बचाने के लिए बहुत कुछ कर रहा है। बोला क्या। बोला हम हाथी के ऊपर मूवीज बनाते हैं, हम हाथी के ऊपर गाना भी तो गाते हैं। मैंने कहा कौन सा गाता। बोला हम गाना गाते हैं ना, हाथी मेरे साथी। यस सर। तो हाथी मेरे साथी जो है इन्होंने गाना गाया था, है ना, राजेश खन्ना का, जो आपको राजेश खन्ना का ही था शायद मूवी थी, जिसमें इन्होंने हाथी वाथी की कुछ मूवी वूवी होती है। खैर वो तो जस्ट मैं कहने के लिए बता रहा हूँ, बॉलीवुड ने कुछ एक्चुअली इस इंटेंशन से नहीं किया था, मतलब करा भी होता आई डोंट नो, उसको छोड़ो, बस याद कराने के लिए बात थी। तो हाथी मेरे साथी वर्ड को ध्यान रखना है। सर हाथी मेरे साथी वर्ड को क्यों ध्यान रखना है। हाथी मेरे साथी वर्ड को इसलिए ध्यान रखना है क्योंकि ये हमने इंडिया वालों ने एक कैंपेन चलाया था, है ना, हाथी मेरे साथी का। हम लोगों ने इंडिया में जो है एक कैंपेन भी जो है आपके पास यहाँ पे जो है वो चला रखा है। तो इंडिया होता है आपके पास, यस सर, इंडिया में ये सारा काम कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट, ये कंट्रोल वाली, ये एमओईएफसीसी जो आपके पास होती है वो ये सारा काम करती है। ये जाकर के मिल गई वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के साथ, वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया। तो एमओईएफसीसी प्लस वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया ये मिलकर के एक कैंपेन चलाते हैं, और उस कैंपेन का आपके पास नाम होता है हाथी मेरे साथी। अब सर बेसिकली इस कैंपेन में क्या होगा, तो भाई देखो कैंपेन में एक्चुअली होती क्या चीजें हैं, अवेयरनेस फैलाई जाती है कि भाई हाथी जो है हमारा जो है वो बहुत ही ज्यादा इस तरीके से अच्छा है, हमारे बहुत काम आता है, इसका कंजर्व करना चाहिए, ये वो वगैरह बहुत सारी चीजें, ठीक है, उन सब चीजों के ऊपर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। बस ये ध्यान देखो एमओईएफसीसी मिली, क्वेश्चन कहाँ से आएगा कि ये किस किस ने मिलकर किया है। तो क्या याद रखना है, एमओईएफसीसी प्लस वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इन दोनों ने मिलकर के कैंपेन चलाया। अब देखो जब कभी भी कोई भी कैंपेन हम लोग होता है और हम लोगों को उधर से फेमस कराना होता है ना, तो हमेशा वो बोलते हैं कि क्यों ना इसकी एक टैगलाइन बना दी जाए। जैसे हम लोगों ने अभी इसकी जीआई लोगो के बारे में हमने एक टैगलाइन देखी थी। यस, याद है किसी को क्या टैगलाइन थी, इकोनॉमी के कोर्स के अंदर हमने देखा था जीआई लोगो की एक टैगलाइन। यस, व्हाट वाज द टैगलाइन, मैसेज में लिखिए जल्दी से सब लोग ही, व्हाट वाज दैट टैगलाइन। यस, व्हाट वाज दैट टैगलाइन, याद नहीं। यस, इनवैल्यूएबल ट्रेजर ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया। तो ये जो है आपके पास वहां पे इकोनॉमी के कोर्स के अंदर हम लोगों ने देखा था कि भी टैगलाइन बनी थी। तो इसी तरीके से हाथी मेरे साथी को भी एक टैगलाइन दे दी गई। तो क्या टैगलाइन दी गई इसकी, इसको टैगलाइन दी गई टेक गजा टू प्रजा। टेक गजा, गज का मतलब अगर आप लोगों ने हिंदी में अगर पढ़ रखा हो तो पर्यायवाची शब्द होता है उसमें, हाथी का पर्यायवाची शब्द होता है गज, है ना, गजा। आप लोगों ने अगर हंगामा मूवी देख रखी हो तो उसमें जो करीना कपूर की दादी, नानी या दादी जो भी होती हैं, उसमें शुरुआती सीन उनका ऐसे ही होता है, गजराज गंगा जल छिड़को। यस, फिर गजराज होता है वो गंगा जल जो है वो छिड़कते हैं वहां पे, है ना, तो ऐसे ध्यान रखना है। हाँ गजानंद गंगा जल है ना, गंगा जल छिड़को। तो वो सीन जो है आपके पास वहां पे होता है, तो गजा को जो है ध्यान रखना है। तो टेक गजा जो टू प्रजा, ये जो है आपके पास यहाँ पे इनका लोगो जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अच्छा, अब बात आती है कि सर एलिफेंट जो होता है उसका फियर क्या है, एलिफेंट को डरने की मतलब एलिफेंट को लेकर के हमको डर क्या क्या चीजें हैं। तो देखो जैसे हम लोगों ने टाइगर के बारे में पढ़ रखा था, टाइगर का डर क्या है, टाइगर का डर है एक्सटिंक्शन, कि सर धीरे धीरे ना खत्म ही होता जा रहा है ये, और कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, टाइगर एक खत्म होता जा रहा है। बट एलिफेंट के साथ दो चीजें आए आपके पास। एलिफेंट का पहला डर हमारे पास ये भी है कि ये धीरे धीरे एक्सटिंक्शन की तरफ चला जा रहा है, मतलब एक्सटिंक्ट वाली कंडीशन तो अभी तक नहीं आई, बट एंडेमिज्म जो है आपके पास यहाँ पे है, ही एंडेमिक जो ये हो ही चुके हैं आपके पास। तो ये एक प्रॉब्लम है ही है। एक दूसरी प्रॉब्लम आपके पास यहाँ भी है जिसको बोला जाता है एट्रीशन, एट्रीशन।
सर एट्रिशन क्या होता है? एट्रिशन ये होता है कि जब हम पहले के जमाने में, अगर आपने हाथी की कहानियां सुनी होगी, तो आपके पिताजी ने, आपके दादाजी ने आपको जब हाथी की कहानियां सुनाई होगी तो वो हमेशा ऐसे बोलते थे, ये बड़े बड़े हाथी होते थे, है ना? अगर आप लोगों ने ये कोई मूवी में देख रखा हो जिसमें हाथी के ऊपर लड़ाइयां दिखा रखी हो, तो ये बड़े बड़े हाथी मतलब बहुत ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े हाथी जो है आपको दिखाते थे। बट ओवर द टाइम अभी अगर आप लोग हाथी को देखते हो तो उनकी साइज इतनी बड़ी नहीं है, उनकी हाइट इतनी बड़ी नहीं है, वो स्मॉल होते जा रहे हैं। हाथी अपनी जो आकार है उनका, उसमें वो सिमटते जा रहे हैं, छोटे होते जा रहे हैं। तो इसको बोला जाता है एट्रिशन, है ना? शेर में और ये वाली प्रॉब्लम नहीं है कि शेर सर पहले तो इतना बड़ा होता था और आजकल तो जो है बिल्ली जितना सा शेर हो गया, वो नहीं है। वो उतने के होते हैं, उतने उनकी वो जी नहीं पा रहे हैं, वो एक अलग प्रॉब्लम आपके पास जो है वो देखने को मिलती है। बट हाथियों में एक ये चीज और देखने को मिलती है, एट्रिशन, कि सर इनकी साइज, इनका शेप वो छोटा होता जा रहा है। तो एट्रिशन का ध्यान रखना है कि एलिफेंट में सिर्फ एक्सटिंक्शन वाली प्रॉब्लम है, एंडेमिज्म वाली प्रॉब्लम है, या एट्रिशन की प्रॉब्लम भी है। तो ध्यान रखना कि हाथियों के सामने एक ये चैलेंज भी है जिसको कि गवर्नमेंट एड्रेस कर रही है, विच इज नोन एज एट्रिशन ऑफ एलिफेंट्स। क्लियर? यस? समझ पा रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं कि भाई गवर्नमेंट के पास चैलेंजेस क्या है, ये समझने हैं कि गवर्नमेंट जब चैलेंजेस को समझेगी तभी तो काम करेगी उसके ऊपर। तो जैसे टाइगर है, उनके लिए तो सिर्फ ये है कि इनकी जान बचानी है, बट यहाँ पर जान नहीं, हमें उनकी इस बात के ऊपर भी ध्यान रखना है कि जो विशालकाय होता है वो विशालकाय ही होना चाहिए, वो छोटा नहीं हो जाना चाहिए। तो ये एक प्रॉब्लम देखी गई कि इनकी जो है साइज आपके पास यहाँ पे कम ही जो है वो होती जा रही है। तो रेगुलरली जो है वो एट्रिशन की भी एक जो है आपके पास यहाँ पे प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो इन सारी चीजों को जो है आपको यहाँ पे ध्यान देना होता है। अब हम लोग अगर देखें कि एलिफेंट जो आपके पास होता है, इनका गेस्टेशन पीरियड जो है आपके पास बहुत ज्यादा आपके पास यहाँ पे देखने को मिलता है। आप यहाँ पे देखते हो तो मैमल्स के अंदर सबसे हाई गेस्टेशन पीरियड एलिफेंट का ही होता है, 22 मंथ्स का। 12 महीने तक, सॉरी 22 महीने तक अगर आप देखते हो तो एक माँ जो है अपने बच्चे को गर्भ में यहाँ पर रख करके रखती है। तो काफी लंबा पीरियड जो है आपके पास यहाँ पे हो जाता है। एंड नॉर्मली अगर आप देखते हो तो एक फीमेल एलिफेंट जो है वो हर 4 से 5 साल के बाद जो है आपके पास यहाँ पे प्रेग्नेंट होती है, और एक एलिफेंट को जो है वो यहाँ पे आपके पास जन्म देती है। तो ध्यान रखना इनका गेस्टेशन पीरियड जो है वो सबसे ज्यादा, मैमल्स के अंदर सबसे ज्यादा गेस्टेशन पीरियड जो है आपके पास एलिफेंट का जो है वो होता है। अब नेक्स्ट बात आती है कि सर हमने ना एलिफेंट बहुत तरह तरह के सुने हुए हैं। तो अगर हम लोग देखें एशियन एलिफेंट की, एशिया में अगर आप एलिफेंट्स देखते हो तो एशिया के अंदर एलिफेंट्स आपके पास 3 तरीके के मिलते हैं। एक एलिफेंट आपको मिलता है जिसे हम कहते हैं इंडियन एलिफेंट्स, एक एलिफेंट आपको मिलता है जिसको हम बोलते हैं सुमात्रन, ठीक है, सुमात्रन एलिफेंट। और एक आपके पास होता है जो कि श्रीलंका में मिलता है, तो उसको हम बोल देते हैं श्रीलंकन एलिफेंट्स। सबसे ज्यादा मेजोरिटी के अंदर जो यहाँ पे एलिफेंट्स आपको मिलते हैं वो आपके पास होते हैं इंडियन एलिफेंट्स। क्लियर? और इनकी सबसे ज्यादा रेंज भी अगर हम लोग देखते हैं तो काफी हाई रेंज में जो है ये आपको एलिफेंट्स यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। एशियन एलिफेंट्स के साथ साथ अगर आप देखते हो तो इनका कंपैरिजन हमेशा किया जाता है विद अफ्रीकन एलिफेंट्स के साथ, कि अफ्रीका के एलिफेंट के साथ में इंडियन एलिफेंट्स या जो एशियन एलिफेंट्स हैं, इनका आपके पास क्या डिफरेंसेस जो है आपको यहाँ पे देखने को जो है मिल जाता है। सबसे पहले तो हमेशा इनका स्टेटस पता होना चाहिए कि अफ्रीकन एलिफेंट जो है वो तो बिल्कुल क्रिटिकली एंडेंजर्ड है आपके पास, जबकि जो एशियन एलिफेंट है वो बेचारे अभी तक एंडेंजर्ड ही है, ठीक है। तो इनका भी डर ज्यादा है। अफ्रीकन एलिफेंट एंडेंजर, क्रिटिकली एंडेंजर्ड क्यों है? क्योंकि वहां पर प्रॉब्लम ज्यादा थी, है ना। वहां पर आप लोग देखते हो तो उनका टस्क, है ना, अफ्रीका के एलिफेंट्स बहुत बड़े होते हैं इंडियन एलिफेंट्स के कंपैरिजन में, ठीक है। तो साइज इनकी बिग होती है। अगर आप लोग देखते हो ईयर, तो कानों, आपने हाथी के कान देखे होंगे ना, बहुत बड़े बड़े कान होते हैं, वो अफ्रीकन एलिफेंट्स के होते हैं। एशियन एलिफेंट के अगर देखोगे तो कान इनके कंपैरिजन में जो है वो छोटे होते हैं। अगर आप लोग टस्क देख लेते हो तो टस्क जो है, जो हाथी दांत आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, अफ्रीका में फीमेल हाथी होती है उनके भी होती है वहां पे, है ना। बट इंडिया में और इधर आप लोग देखोगे तो मेल के होती है, और वो भी छोटी सी होती है, इतनी बड़ी नहीं होती। अफ्रीकन एलिफेंट से देखते हो तो इतना बड़ा सा टस्क जो है उनका देखने को यहाँ पे मिलता है। इंडियन एलिफेंट्स में आप देखोगे ना तो हल्का सा, इतना सा छोटा सा ना दांत बाहर निकला हुआ होता है, ज्यादा बड़ा दांत जो है वो नहीं होता। अब क्या होता है, जब वहां पर हाथी दांत बहुत बड़े बड़े आपको देखने को मिलता है, तो फिर उस हाथी दांत को लेने के लिए उनकी किलिंग भी जो है वहां पे बहुत ज्यादा होती है, और इसीलिए उनका जो स्टेटस वहां पर आपके पास आ जाता है, वो स्टेटस क्या हो जाता है आपके पास, क्रिटिकल स्टेटस में वो आ गए। जबकि एशिया में जो है वो आपके पास यहाँ पे अभी एंडेंजर्ड स्टेटस के ऊपर जो है आपके पास यहाँ पे होता है। क्लियर सभी को यहाँ तक?
चलिए, तो विद दिस एलिफेंट का जो है आपके पास यहाँ पे खत्म होता है। आपको ध्यान रखना है कि एलिफेंट की साइट्स कौन कौन सी है, ये आज की क्लास में बिल्कुल आपको ध्यान रखने वाली चीज है। आज हम लोगों ने माइक के बारे में पढ़ा कि माइक जो है आपके पास क्या होता है, तो मॉनिटरिंग ऑफ द इलीगल मॉनिटरिंग द इलीगल किलिंग ऑफ द एलिफेंट्स सबसे पहले अफ्रीका के अंदर स्टार्ट हुआ था, ध्यान रखना है। एंड साइट्स जो है वो इसको दिखता है, इसको जो है आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। एलिफेंट कॉरिडोर के बारे में देखना है कि सर 62 से रेज होकर के अब जो है ये टोटल 150 के लगभग जो है आपके पास यहाँ पे हो चुके हैं। 8 हॉटेस्ट हॉटस्पॉट रीजन हमारे पास कौन कौन सा है, फिलीपींस है, मेडागास्कर है, फिर वेस्टर्न इंडोनेशिया है, साउथ अफ्रीका का ये जो केप फ्लोरिस्टिक रीजन है, ब्राजील है आपके पास, वेस्टर्न सुंडा है आपके पास, ट्रॉपिकल एंडीज है आपके पास, एंड मीजो अमेरिक फॉरेस्ट जो है, इन सबको ध्यान रखना है। इसको बिल्कुल भी नहीं भूलना है, मोरा, द्रवे एंड दनुबे तीनों की तीनों रिवर थी, इन सबको मिलाकर के 5 कंट्रीज जितना बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व आपके पास बनाया गया है, जो कि 700 किलोमीटर ऑफ मूरा, द्रवे एंड दनुबे इन रिवर्स के टोटल एरिया को जो है वो आपके पास यहाँ पे कवर करता है, और इसको अमेजन ऑफ यूरोप भी जो हम लोग कहते हैं। तो कोई कहते हैं ना कि सर हम लोग कैसे मैगजीन्स वगैरह को पढ़ोगे, तो डाउन टू अर्थ मैगजीन आपके पास होती है, जो कि जियोग्राफी का कोर्स हो गया, एनवायरमेंट का कोर्स हो गया, इन सब चीजों में जो है आपके पास यहाँ पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है आपको देखने को मिलती है। तो ये देखोगे आपके यूनेस्को ने डिक्लेयर किया है वर्ल्ड फर्स्ट 5 कंट्रीज। अब क्योंकि दुनिया का सबसे पहला है, इस वजह से आपके पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो भी जाता है ना, ये विन अमेजन ऑफ यूरोप। तो ये किसी नए की बात नहीं हो रही है, वही है मूरा, द्रवे, दनुबे। क्लियर सभी को? एंड ये भी ध्यान रखना है, इट इज द लार्जेस्ट रिवराइन प्रोटेक्टेड एरिया इन यूरोप। ठीक है, यूरोप में जो है सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ा जो है आपके पास रिवराइन प्रोटेक्टेड एरिया जो है वो हो जाता है ये। तो विद दिस आज के लेक्चर को जो हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं।